नमस्कार, मैं हूं निर्मल कुमार आनंद। एक बार पुनः अपने YouTube चैनल आनंद स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि लाइव क्लास के बाद जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा मूल प्रवृत्तियां और संवेग। तो आज मूल प्रवृत्तियों को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हूं। आइए देखते हैं मूल प्रवृत्तियां। मूल प्रवृत्तियां क्या होती हैं? तो मूल प्रवृत्तियों का मतलब होता है कि मूल मतलब जड़, प्रवृत्ति माने होती है आदत। मतलब कि जो जन्मजात हमारी आदतें होती हैं उसी को हम कहते हैं मूल प्रवृत्तियां। मतलब कि जिसको करने के लिए किसी प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता न पड़े वो हमारी होती है मूल प्रवृत्तियां। मतलब कि जिस कार्य को हम आसानी से कर सकें बिना किसी के बताए, बिना किसी के सिखाए, वो होती हैं हमारी मूल प्रवृत्तियां। मूल प्रवृत्तियां हमको जन्म के साथ ही हमको मिल जाती हैं। ये गॉड गिफ्टेड होती हैं। यह माता के गर्भ से ही बालक को प्राप्त हो जाती हैं। मतलब किसी भी काम को बिना बताए, बिना सिखाए अगर करने का जो गुण होता है वो होती है मूल प्रवृत्तियां। तो मूल प्रवृत्तियों की जब हम बात करते हैं तो मूल प्रवृत्तियों के जो जनक माने जाते हैं वो है मैकडूगल। मैकडूगल महोदय कहते हैं कि मूल प्रवृत्तियां हम वो घोतक हैं जो बिना सिखाए किसी भी कार्य को अंजाम तक पहुंचा देती हैं। तो मूल प्रवृत्तियों के जनक हैं मैकडूगल महोदय। यह एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे। इनका पूरा नाम विलियम मैकडूगल था। इनका पूरा नाम विलियम मैकडूगल था। यह अंग्रेज वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपनी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी इनकी किताब का नाम है एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी। 1908 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी और इसी पुस्तक में इन्होंने मूल प्रवृत्तियों का उल्लेख किया था। और मूल प्रवृत्तियों का उल्लेख करते हुए इन्होंने कहा कि कुछ ऐसे भी कार्य होते हैं जिनको करने के लिए किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे पक्षियों के द्वारा घोंसला बनाना। मतलब कि जो मूल प्रवृत्ति होती है केवल मनुष्य में नहीं पाई जाती है, मनुष्यों के अलावा पशु पक्षियों में, जानवरों में भी यह प्रवृत्ति पाई जाती है। इन्होंने कहा कि वह प्रवृत्ति या वह विधि जिसको सीखना न पड़े, जिसको अपने आप कर दिया जाए, वो हमारी मूल प्रवृत्ति होती है। यह मनुष्यों के अलावा जीव जंतुओं में भी पाई जाती है। इन्होंने अपनी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी में कहा कि किसी भी पक्षी को घोंसला बनाना नहीं सिखाना पड़ता। वो जैसे ही बड़ा होता है वह घोंसला बनाना सीख जाता है। उसे किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। या कभी जुगाली करना किसी जानवर को नहीं सिखाया जाता है, ना मनुष्य को गुस्सा करना सिखाया जाता है, ना प्रेम करना सिखाया जाता है। मतलब कि ये जो प्रवृत्तियां होती हैं मनुष्य के अंदर स्वतः क्या होती हैं, परिलक्षित हो जाती हैं। छोटा बच्चा जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद ही उसके अंदर मूल प्रवृत्तियां प्रस्फुटित हो जाती हैं। इसीलिए वो माता का स्तनपान करता है। मतलब कि माता के स्तनपान को कराने के लिए भी बालक को बताना नहीं पड़ता है। मतलब कि वह जन्म के बाद ही सीख करके आता है कि हमको क्या करना चाहिए। तो जो प्रवृत्तियां हमारे जन्म के बाद, हमारे प्रारब्ध के बाद परिलक्षित होती हैं वो कहलाती हैं मूल प्रवृत्तियां। तो मैकडूगल ने अपने किताब एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी 1908 में प्रकाशित होने वाली पुस्तक में कहा कि मूल प्रवृत्तियां जीव जंतुओं के अलावा या मनुष्यों के अलावा जीव जंतुओं के अंदर भी पाई जाती हैं। तो हम बात करते हैं मूल प्रवृत्तियों की परिभाषाओं की। तो आइए देखते हैं कुछ परिभाषाओं को। परिभाषाएं देखते हैं कि और मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं मूल प्रवृत्तियों के बारे में। तो हमने परिभाषाओं की बात की मूल प्रवृत्तियों के। तो वुडवर्थ महोदय ने कहा कि मूल जो प्रवृत्तियां होती हैं वो कार्य करने का बिना सीखा हुआ स्वरूप हैं।
पूर्वर्त महोदय कहते हैं कि जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं वो कार्य करने का बिना सीखा हुआ स्वरूप है। मतलब कि जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं उनको किसी कार्य को करने के लिए सीखने की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब बच्चे को स्तनपान करना है तो स्तनपान करना उसे सीखना नहीं पड़ता है। अगर किसी के साथ अगर हम दुराव करते हैं तो ईर्ष्या करना सीखना नहीं पड़ता है। या अगर हम प्रसन्नता व्यक्त करते हैं तो हमको प्रेम भी सीखना नहीं पड़ता है कि हम किस प्रकार से किसी को प्रेम करें। या चोट लगने पे जो दुख का अनुभव होता है वह भी हम कहीं जाकर के सीखते नहीं हैं कि दुख होने के बाद हमारी प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए। मतलब कि बुद्धवर्थ महोदय कहते हैं कि जो मूल प्रवृत्तियां हमारी होती हैं वो कार्य करने का बिना सीखा हुआ स्वरूप है। मतलब बिना सीखे ही हम किसी कार्य को कर लेते हैं। तो जिन जिन कार्यों को बिना सीखे ही हम कर लेते हैं वही क्या होती हैं, हमारी मूल प्रवृत्तियां कहलाती हैं। इसके बाद मैकडूगल ने कहा कि जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानव व्यवहार को प्रभावित करती हैं। सही भी है कि जो मूल प्रवृत्तियां हमारी होती हैं वो जाने अनजाने में या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हमारे व्यवहारों को परिवर्तित करती रहती हैं, प्रभाव डालती रहती हैं या सभी क्रियाओं की चालक हैं। हम मूल प्रवृत्तियों के द्वारा ही कोई कार्य करते हैं। मतलब कि भूख लगने पर हम अपनी प्रतिक्रिया दे देते हैं कि हमें भूख लगी है और अगला समझ भी जाता है। अगर हमारे अंदर अगर किसी के प्रति क्रोध है तो हम अपनी अभिव्यक्ति ऐसे ही दे देते हैं, लोगों को पता चल जाता है कि मुझसे क्रोधित हैं। अगर प्रेम है तो प्रेम को भी हम क्या करते हैं, दिखा देते हैं बिना बताए और व्यक्ति महसूस कर लेता। मतलब कि यह अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से हमारी सारी क्रियाओं की चालक है। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों की जो संख्या बताई वो 14 बताई। कहा कि मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 होती है, जबकि मार्केल ने कहा कि मूल प्रवृत्तियां अपरिमित होती हैं, इनको गिना नहीं जा सकता। मैकडूगल ने कहा कि मूल प्रवृत्तियां 14 होती हैं, जबकि मार्केल ने कहा कि यह अपरिमित होती हैं, इनको गिना नहीं जा सकता है। जबकि बर्नार्ड ने कहा कि मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14,046 है। लेकिन सबसे अगर एथराइज या प्रमाणिक जिसको माना जाता है वह मैकडूगल को माना जाता है, जिन्होंने कहा कि मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 है। तो आइए देखते हैं कि वह मूल प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं। तो मूल प्रवृत्तियों की बात हम कर रहे थे कि कितनी होती हैं, तो मैकडूगल ने कहा कि 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं। तो 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं तो 14 उनके संवेग होते हैं। 14 उनके संवेग होते हैं। यह ठीक उसी प्रकार पे हैं जैसे 10 रस होते हैं और 10 रसों के अस्थायी भाव होते हैं। मतलब कि रस नहीं दिखते हैं, हम रसों को अस्थायी भाव के द्वारा ही पकड़ पाते हैं। उसी प्रकार से मूल प्रवृत्तियां नहीं दिखाई देती हैं। मूल प्रवृत्तियां हमारे अंदर होती हैं, लेकिन संवेग क्या होते हैं, परिणित होते हैं। संवेग हमको दिखाई देते हैं। संवेग के आधार पर हम किसी कार्य को करते हैं। 14 मूल प्रवृत्तियां हैं, 14 संवेग हैं। एक एक मूल प्रवृत्तियों को आइए हम देखते हैं। तो पहली जो मूल प्रवृत्ति है पलायन, और उसका संवेग होता है भागन, उसका संवेग होता है भय। तो पहली मूल प्रवृत्ति हमारी है पलायन अर्थात भागना, भय। मतलब कि प्रत्येक प्राणी के अंदर भय समाहित रहता है, भय को सिखाना नहीं पड़ता है। जैसे ही हमारे अंदर भय रहता है और उसका संवेग पलायन हमारे अंदर रहता है, भागने की प्रवृत्ति हमारे अंदर रहती है, लेकिन दिखाई क्या देता है, भय। चेहरे पे भय दिखाई देता है। अगर अचानक सर्प दिख जाए तो सर्प दिखेगा तो भागने की प्रवृत्ति हमारे अंदर है, पलायन करने की प्रवृत्ति है, हम भाग जाएंगे मैदान छोड़ करके। लेकिन भागने से पहले सर्प को देख करके चेहरा हमारा निस्तेज हो जाएगा, चेहरा हमारा पीला पड़ जाएगा। मतलब भागने की प्रवृत्ति हमारे अंदर पहले से है, लेकिन वो भागने की प्रवृत्ति वो कैसा दिख रही है, भय बन के हमारे चेहरे पर दिख रही है। मतलब कि संवेग के रूप में भय हमारे सामने परिणित हुआ। सर्प को हमने देखा, हमारे अंदर मूल प्रवृत्ति पलायन है, भगने की प्रवृत्ति है। सर्प को देख करके भय हमारे चेहरे पे आया, और जैसे ही भय हमारे चेहरे पे आया हमने कहा कि भैया यहाँ रुकना ठीक नहीं है, यहाँ पे क्या करो 9 2 11 हो जाओ, अर्थात पलायन कर जाओ। दूसरी मूल प्रवृत्ति है युत्सा, युद्ध। मतलब हर एक व्यक्ति के अंदर युद्ध की प्रवृत्ति होती है, लड़ने की प्रवृत्ति होती है।
और हिंसावादी लगभग ही कोई होगा, अतः अधिकतर हिंसावादी ही होते हैं। माने लड़ने भिड़ने की जो प्रवृत्ति पाई जाती है सबके अंदर पाई जाती है। तो अब मूल प्रवृत्ति के रूप में युद्ध हमारे अंदर है, लेकिन परिणति क्या होती है? क्रोध के रूप में दिखती है। अगर कोई व्यक्ति अगर कोई काम ऐसा करता है जो हमको पसंद नहीं आया तो क्या होगा? क्रोध आता है हमको, आंखें लाल हो जाएंगी, शरीर फड़कने लगेगा, भुजाएं किरमौलियां खड़ी हो जाएंगी, शरीर में कंपन चालू हो जाएगा, मतलब कि हम गुस्से के मारे तमतमा जाएंगे। दिखा क्या? संवेग के रूप में क्रोध दिखा सामने, और जैसे ही क्रोध दिखा तो संभव हो तो युद्ध हो सकता है, मारपीट हो सकती है। सिंपल सा यही उदाहरण है कि अगर किसी व्यक्ति के पास अगर किसी प्रकार से झगड़ा हो रहा हो तो झगड़ा होने पर क्रोध उत्पन्न होता है संवेग के रूप में, और जैसे ही क्रोध उत्पन्न होगा तो प्रवृत्ति हमारी भी युद्ध वाली है, हम क्या करेंगे? उसके साथ लड़ और भिड़ जाएंगे। तीसरा है अप्रियता। हर एक व्यक्ति के अंदर अप्रियता होती है, घृणा करने की प्रवृत्ति होती है, निगलेक्ट करने की प्रवृत्ति होती है। तो ये तो हमारे अंदर मूल प्रवृत्ति है कि अप्रियता हमको अच्छी चीज नहीं लगी, लेकिन उसकी परिणति क्या होती है? घृणा के रूप में। अगर हम किसी व्यक्ति से नफरत करते हैं, उसके प्रति अप्रियता दिखाते हैं, तो उसके सामने आने पर मुंह मोड़ लेते हैं, या कुछ लोग थूकने की प्रक्रिया अपनाते हैं, या अपने चेहरे पे ऐसा एक्सप्रेशन देते हैं जैसे लग जाता है कि अगले पे अगले का कोई मतलब नहीं है। तो हमारे अंदर अप्रियता है। कोई खाना हमको पसंद नहीं आता है, कोई सब्जी हमको पसंद नहीं आती है, कोई व्यक्ति पसंद नहीं आता है, तो हम उसको घृणा करना चालू कर देते हैं, उसकी तरफ देखना हम क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। तो हमारे मूल प्रवृत्ति में अप्रियता है, लेकिन घृणा के रूप में, संवेग के रूप में हमारे सामने आती है। चौथी मूल प्रवृत्ति पुत्र कामना है। हर एक व्यक्ति के अंदर पुत्र कामना होती है, लेकिन पुत्र कामना होने के बाद उसका संवेग कैसे निकलता है? वात्सल्य के रूप में निकलता है। अगर जानवर का बच्चा हो चाहे इंसान का बच्चा हो, अगर कोई भी बच्चा हो छोटा अगर गोद में आता है तो हम क्या करते हैं? वात्सल्य भाव से उमड़ जाते हैं, वात्सल्य भाव हमारा प्रफुल्लित होने लगता है और हम बच्चे को दुलार करने लगते हैं, लाड करने लगते हैं, प्यार करने लगते हैं। मतलब कि जो वात्सल्य संवेग के रूप में हमारे अंदर है, वास्तव में मूल प्रवृत्ति के रूप में पुत्र कामना है। मतलब हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसके अंदर या उसके पास उसका पुत्र रहे या उसको पुत्र की प्राप्ति हो। अगला है शरणागति, कष्ट। हर एक व्यक्ति के अंदर शरणागति की प्रवृत्ति पाई जाती है मूल प्रवृत्ति के रूप में, लेकिन यह निकलती कब है? कष्ट के रूप में। जैसे ही किसी प्रकार का कष्ट होता है, हम या तो भगवान की शरण में चले जाते हैं या अपने पे ताकतवर की शरण में चले जाते हैं। हमें उम्मीद होती है कि हम उसके शरण में जाएंगे तो हमारे कष्टों का निवारण होगा। मतलब कि कष्ट हमको दिखाई देता है, और जब कष्ट दिखाई देता है तो हमारे अंदर पहले से शरणागति है, पहले से पैर पकड़ने की स्थिति है। हम क्या करते हैं? भगवान की शरण ले लेते हैं, माता पिता की शरण ले लेते हैं, या अपने बड़ों की शरण ले लेते हैं, या ऐसे व्यक्ति की शरण लेते हैं जिससे कि हमारे कष्टों का निवारण हो सके। बात करते हैं जिज्ञासा की। हर व्यक्ति के अंदर मूल प्रवृत्ति के रूप में जिज्ञासा होती है। नई वस्तुओं को देखने के बाद यह जिज्ञासा आश्चर्य के रूप में प्रकट होती है। ये क्या? कैसे? क्यों? मतलब कि ऐसे अभिव्यक्ति मनुष्य करता है, आश्चर्य व्यक्त करता है, ये पता चल जाता है कि उसके अंदर उस वस्तु को या व्यक्ति को जानने की इच्छा है। अगला है काम। काम की प्रवृत्ति हर मनुष्य के अंदर, हर जीवधारियों के अंदर पाई जाती है, और कामुकता के रूप में ये क्या करती है? बाहर निकलती रहती है। अगला है आत्म अवस्थापना, और संवेग है स्वाभिमान। हर एक व्यक्ति के अंदर, हर एक जीव के अंदर आत्म अवस्थापना की बात होती है। वो अपने आप को समाज में अवस्थापित करना चाहता है, यह उसकी मूल प्रवृत्ति है। लेकिन संवेग स्वाभिमान के पास निकलता है। मतलब कि हम आत्म स्थापना चाहते जरूर हैं, लेकिन हमारा जो संवेग है वो क्या है? स्वाभिमान का है। हम झुकेंगे नहीं, हमारी जो बातें हैं वो अटल हैं, हम सत्यवादी हैं। मतलब कि जिसकी जो मूल प्रवृत्ति होती है वह संवेग के रूप में क्या होती है? परिणित होती रहती है। मतलब कि हम आत्म स्थापना चाहते हैं, समाज में अपना स्थापना चाहते हैं, लेकिन समाज में स्थापित होने के लिए संवेग हमारा जो निकलता है वो स्वाभिमान का निकलता है। मतलब कि बड़े ही स्वाभिमानी हैं, बड़े ही अच्छे हैं, अपने वचन के पक्के हैं, यह हमारा संवेग निकलता रहता है।
अब जो 9वां हमारा मूल प्रवृत्ति है, जो 9वां मूल प्रवृत्ति हमारा है वो है विनीत भाव और संवेग निकालता अधीनता का। विनीत भाव माने गिड़गिड़ाने वाली व्यवस्था, हाथ जोड़ने वाली व्यवस्था, यह प्रवृत्ति हमारे अंदर पाई जाती है। जब हमें लगता है कि अगला हमसे तगड़ा है तो पर्दे पैर पकड़ लेते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं। या हमारे अंदर या मनुष्यों के अंदर विनीत भाव पाया जाता है। कहा जाता है, कहावत कही जाती है कि जब तैफे को तब तैफा ना पूछे तो मर्द कैफा। मतलब कि अगर जैसी व्यवस्था वैसा हम क्या करते हैं, हम अपना लेते हैं। हमें लगता है कि अगर झगड़ा करने गए और सामने देखे कि बहुत तगड़ा है तो खड़े हाथ जोड़ लेते हैं, भैया बस ऐसे ही आए थे, बस कोई बात नहीं है। मतलब क्या हुआ, मतलब हमने विनीत भाव, हमने अधीनता स्वीकार कर ली, हम हमारे अंदर विनीत भाव हो गया। लेकिन दूसरे भाव में हम कह सकते हैं कि विनीत भाव का मतलब भक्ति भाव भी है। हम प्रभु की शरण में जाकर भी क्या कर सकते हैं, हम उनकी अधीनता को स्वीकार करते हैं। अर्थात हमारे अंदर होता है कि हे प्रभु, अगर कष्ट हो गया, चाहे कोई ऐसी आपदा आ गई, तो हम कहते हैं कि हे प्रभु, हम आपके अधीन हैं, हमारी विनती को सुन लीजिए। और इसीलिए तुलसीदास जी ने जितनी भी अपनी रचनाएं लिखी हैं वो विनीत भाव में ही लिखी हैं। उन्होंने अपने आप को भगवान राम के अधीन ही मान के लिखा है। मतलब कि विनीत भाव हमारे अंदर है, मतलब झुकने की प्रवृत्ति हमारे अंदर है। हम जैसा मौका देखते हैं क्या करते हैं, अपने आप को उस तरफ से झुका लेते हैं ताकि कार्य बिगड़ने न पाए। तो जैसे झुकते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, हम अधीन हो गए उस व्यक्ति के, मतलब अधीनता के रूप में सामने दिखाई देता है। अगला है समूह प्रवृत्ति। हम चाहते तो हैं कि समूह में रहें। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अगर जो व्यक्ति अकेला रहता होगा, या तो वो पशु होगा या तो भगवान होगा, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य समूह में रहना चाहता है। तो जब समूह में रहना चाहता है, ये तो उसकी प्रवृत्ति है। लेकिन समूह में रहना चाहता है, लेकिन एकाकीपन, वो चाहता है कि उसकी सारी एक्टिविटी ऐसी हो कि वो समूह में तो हो लेकिन सबसे अलग दिखे, वो एकाकीपन में हो, लोग उसको पहचान जाएं। अगर हजारों की भीड़ हो तो भी कोई फर्क न पड़े, उसकी अपनी एक अलग पहचान हो। अगला है भोजनावेषण। भूख, हर एक व्यक्ति के अंदर, हर एक जीवधारी के अंदर भोजनावेषण, भोजन की आवश्यकता होती है। लेकिन भोजन की आवश्यकता होती है तो भूख लगती है, तो हम क्या करते हैं, जैसे भोजन की आवश्यकता हुई, भूख के रूप में हमारा संवेग बाहर निकलता है, हम पेट पकड़ते हैं, हम अपने आप को ऐसा संकुचित करते हैं जैसे अगले को पता चल जाता है कि भूख लग गई है। अगला है संचय संग्रह। हर एक व्यक्ति के अंदर संग्रह करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, इकट्ठा करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, संचय करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। लेकिन जब वो दिखती है तो अधिकार भावना के पास दिखती है। वो संवेग हमको जो दिखाई देता है वो अधिकार भावना के पास दिखाई देता है कि जो इकट्ठा हमने किया वो क्या है, सब मेरा है और दूसरे किसी का नहीं है। अगला है रचना। हर एक व्यक्ति के अंदर रचना छुपी होती है, कलात्मक प्रवृत्ति छुपी होती है। वो सिंगर हो सकता है, वो कलाकार हो सकता है। मतलब कि उसके अंदर कुछ न कुछ ऐसी मौलिकता, विविधता छुपी होती है, ऐसी सृजनात्मकता छुपी होती है जो निकलती है तो रचना भूति के रूप में निकलती है, सामने पंडित होती है। मतलब लोग देख कर कहते हैं कि हाँ वाह, इन्होंने कुछ काम किया, ये बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा कला बनाते हैं, ये बहुत अच्छी मूर्तिकार हैं, ये बहुत अच्छा तबला बजाते हैं। और अंतिम में आपकी मूल प्रवृत्ति है हास्य। हर व्यक्ति हमेशा मस्त मौला रहना चाहता है, खुशमिजाज रहना चाहता है, लेकिन यह उसकी प्रवृत्ति है। लेकिन जैसे वह प्रवृत्ति संवेग बनती है तो हमारा प्रसन्नता के बाद हमारा मुंह अपने आप अट्ठहास में खुल जाता है, हम हा और खुल करके हंसना प्रारंभ कर देते हैं। मतलब कि हमारे अंदर हास्य होता है और हास्य आमोद प्रमोद बन के क्या होता है, बाहर निकलता। हम अपने खुशियों का इजहार क्या करते हैं, पूरे अट्ठाव के साथ करते हैं, मुस्कुरा के करते हैं और हंस के करते हैं। आइए देखते हैं मूल प्रवृत्ति की विशेषताएं। मूल प्रवृत्ति की विशेषताएं क्या हैं? मूल प्रवृत्ति की विशेषताएं, मूल प्रवृत्ति के अंदर क्या विशेषता होती है, कैसे हम कहेंगे कि यह मूल प्रवृत्ति है? तो सबसे पहले जो विशेषता मूल प्रवृत्ति की है वह जन्मजात और आंतरिक होती है। मतलब कि यह जन्म के साथ ही बालक को प्रदत्त हो जाती है, जीव जंतुओं को प्रदत्त हो जाती है। मतलब कि जैसे ही बालक जन्म लेता है वैसे ही उसकी मूल प्रवृत्ति उसके अंदर से संवेग के रूप में निकलना प्रारंभ हो जाती है। तभी शिशु जन्म लेने के बाद क्या करता है, माता का स्तनपान करना चालू कर देता है। मछली का बच्चा अंडा पे निकलते ही क्या करता है, तैरना चालू कर देता है।
चिड़िया का बच्चा अंडे पे निकलने के बाद क्या करता है? उड़ने की कोशिश करने लगता है, पंख फड़फड़ाने लगता है, चिड़िया घोंसला बनाने लगती है। इस पर किसी प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह उसके अंदरूनी मतलब कि मूल में होता है, वह उसके जन्म के पाती उसको प्राप्त हो जाता है, वो आंतरिक होता है। मतलब कि मूल प्रवृत्ति जो होती है वो जन्मजात होती है और आंतरिक होती है। मतलब कि इसका प्रकटीकरण जो होता है वह संवेग के रूप में होता है। मूल प्रवृत्ति अपने मूल रूप में नहीं आती है, वो संवेग के रूप में ही क्या होती है? परिणित होती है। दूसरी जो विशेषता है कि यह किसी न किसी रूप में संसार के सारे प्राणियों में पाई जाती है। जो मूल प्रवृत्ति होती है वह किसी न किसी रूप में संसार के सभी प्राणियों में पाई जाती है। वो चाहे गाय भैंसों का जुगाली करना हो, पक्षियों का घोंसला बनाना हो, या चूहे के द्वारा बिल बनाना हो, ये तमाम जो प्रक्रियाएं हैं वो क्या होती हैं? वह मूल प्रवृत्ति को दर्शाती हैं, अर्थात वह मनुष्यों के अलावा जीव जंतुओं के अंदर भी पाई जाती है। अगली जो विशेषता है, इसके अभिव्यक्ति के लिए किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती। मतलब कि मूल प्रवृत्ति को अगर बाहर निकालना हो, मूल प्रवृत्ति पे काम करना हो, तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती है, किसी विद्यालय में प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता नहीं होती है, किसी के माध्यम से सीखने की आवश्यकता नहीं होती है, और ना ही किसी से पूछने की आवश्यकता होती है। मतलब स्तनपान करने के लिए बच्चे को माँ के द्वारा सिखाया नहीं जाता, घोंसला बनाने के लिए पक्षियों को किसी प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ना ही चूहों को बिल बनाने के लिए किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। मतलब कि मूल प्रवृत्तियों के अभिव्यक्ति के लिए किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगली जो इसकी विशेषता है कि मूल प्रवृत्ति और आदत में भिन्नता होती है। बिल्कुल, मूल प्रवृत्ति और आदत में भिन्नता होती है। मूल प्रवृत्ति हमारे जन्म के साथ आती है, इसमें हम किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं, यह नष्ट नहीं हो सकती है। जबकि आदत मतलब पहले हम आदतों का निर्माण करते हैं, अपना आदतें हमारा निर्माण कर देती हैं। कहने का तात्पर्य है कि मूल प्रवृत्ति जो होती है ये नष्ट नहीं होती है, जबकि आदत बनती और बिगड़ती रहती है। क्रोध करना, अगर किसी बालक को क्रोध बहुत अधिक आता हो, गुस्सा बहुत अधिक आता हो, तो आप उसको समझा बुझा कर उसके क्रोध को कुछ समय तक शांत कर सकते हैं, उसमें परिमार्जन कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, लेकिन मूल प्रवृत्ति को नष्ट नहीं कर सकते हैं। समय आने पर उसके अंदर युद्ध की प्रवृत्ति जागृत भी हो जाएगी, उसके अंदर क्रोध आना प्रारंभ भी हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति के अंदर किसी कार्य पे, किसी व्यक्ति पे नफरत है, ईर्ष्या है, तो कुछ समय के लिए समझा बुझा करके उसकी ईर्ष्या को कम किया जा सकता है, लेकिन जैसे ही माहौल मिलेगा पुनः उसकी ईर्ष्या क्या होगी? बलवती हो जाएगी। तो आपने देखा कि मूल प्रवृत्तियों की विशेषताएं ये जन्मजात होती हैं, आंतरिक होती हैं, इन पे किसी प्रशिक्षण का प्रभाव नहीं पड़ता। यह संसार के प्रत्येक प्राणी में पाई जाती हैं। आदत और मूल प्रवृत्ति में अंतर होता है। मूल प्रवृत्तियों को भी नष्ट नहीं कर सकते हैं, जबकि आदत हमारी क्या होती है? बनती और बिगड़ती रहती है। आइए देखते हैं मूल प्रवृत्ति का पक्ष। मूल प्रवृत्ति के पक्ष मतलब कि मूल प्रवृत्ति हमारी काम कैसे करती है। तो मूल प्रवृत्ति के 3 पक्ष होते हैं, ज्ञानात्मक पक्ष, संवेगात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। मतलब कि सबसे पहले किसी भी स्थिति का ज्ञान होता है ज्ञानात्मक पक्ष में, और जैसे ज्ञान होता है तो ज्ञान के कारण संवेग उत्पन्न होता है, और उस संवेग के उत्पन्न होने पर हम क्या करते हैं? कार्य को करते हैं। कैसे किसी स्थिति का ज्ञान होता है, कैसे संवेग उत्पन्न होता है, और कैसे हम कार्य करते हैं, एक उदाहरण से मैं आपको स्पष्ट करता हूं। मान लीजिए कि आपकी मूल प्रवृत्ति है पलायन, आपकी मूल प्रवृत्ति है पलायन, और आपका संवेग है भय। आपकी मूल प्रवृत्ति है पलायन और आपका संवेग क्या है? भय। मान लीजिए कि आपने सर्प को देखा, आपने सर्प को देखा, तो सर्प को जब आपने देखा तो आपको क्या हुआ? स्थिति का ज्ञान हुआ। आपने जैसे ही सर्प को देखा आपके अंदर क्या हुआ? स्थिति का ज्ञान हो गया कि सर्प है, मतलब नुकसान पहुंचा सकता है, डंक मार सकता है, काट सकता है।
मतलब कि जैसे ही आपने सर्प को देखा, आपको स्थिति का ज्ञान हो गया कि सर्प है, यह हमको नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे ही आपको स्थिति का ज्ञान हुआ, आपके अंदर क्या हो गया, संवेग उत्पन्न होना चालू हो गया। कौन सा संवेग? अब सांप को देख करके आप क्या करेंगे? पकड़ने का प्रयास नहीं करेंगे, क्या करेंगे? भागने का प्रयास करेंगे। मतलब कि आपके अंदर संवेग क्या है, भय उत्पन्न हो रहा है। सांप को देख करके आपका चेहरा सुन्न पड़ जाएगा, चेहरा पीला पड़ जाएगा, रोमावलियां खड़ी हो जाएंगी, हाथ पैर आपका कांपना चालू हो जाएगा। और जैसे आपके अंदर भय, आपका संवेग उत्पन्न हुआ, आपके अंदर मूल प्रवृत्ति पलायन है, आप क्या करेंगे? संवेग के कारण जो आप क्रिया कर जाएंगे, मतलब कि आपकी मूल प्रवृत्ति जागृत हो जाएगी और वहां पे आप क्या हो जाएंगे? 9 2 11 हो जाएंगे। मतलब आपने देखा कि हमारी मूल प्रवृत्ति कैसे काम करती है। आपने देखा कि अगर सर्प को हमने देखा तो सर्प देखने के बाद हमको स्थिति का ज्ञान हुआ, हमारा ज्ञानात्मक पहलू ये कहा कि सर्प है, नुकसान पहुंचा सकता है। फिर जैसे ही हमको स्थिति का ज्ञान हुआ, हमारा संवेग बाहर निकला, मतलब कि हमारे अंदर संवेग भय है। तो अब लेकिन भय होने से पहले चेहरे पे क्या होगा? पीलापन दिखने लगा, चेहरा पीला हो गया, निस्तेज हो गया, हाथ पैर कांपने लगे, सोचने समझने की शक्ति शून्य हो गई। तो हम क्या करेंगे? अब जैसे ही हमारे अंदर संवेग भय उत्पन्न होगा, मूल प्रवृत्ति हमारी पलायन पहले से हमारे अंदर है और हम संवेग के कारण क्रिया कर जाएंगे, अर्थात हम क्या हो जाएंगे? 9 2 11 हो जाएंगे। बात समझ में आई होगी हमारी कि ज्ञानात्मक, संवेगात्मक और क्रियात्मक कैसे काम करता है। एक और उदाहरण आपको देते हैं, उस उदाहरण के द्वारा और स्पष्ट हो जाएगा। मान लीजिए कि आपकी मूल प्रवृत्ति अप्रियता है, मूल प्रवृत्ति आपकी अप्रियता है और उसका आपका जो संवेग है वो है घृणा। मतलब कि आपके अंदर अप्रियता भरी हुई है आप, और उसका संवेग क्या है? घृणा है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति पे हमको नफरत है, मैं किसी व्यक्ति को लाइक नहीं करता हूं, किसी व्यक्ति पे नफरत करता हूं। अगर वह व्यक्ति हमारे तरफ आता हुआ दिखा, तो जब आता हुआ दिखा, अगर व्यक्ति जो है आता हुआ दिखा, तो स्थिति का ज्ञान हो गया कि वह व्यक्ति क्या है? हमारे तरफ आ रहा है। अब तो हम जान गए कि वो व्यक्ति हमारे तरफ आ रहा है, क्योंकि मैं उससे नफरत करता हूं, पहले से हमारे अंदर अप्रियता भरी हुई है। तो जैसे हम व्यक्ति को देखते हैं, स्थिति का ज्ञान होगा कि व्यक्ति हमारे तरफ आ रहा है, वैसे ही हमारा संवेग क्या होता है? घृणा चालू हो जाता है। घृणा हमारे चेहरे पे दिखाई देने लगती है, हम अपना चेहरा दूसरी तरफ कर देते हैं, हम थूकने लगते हैं, हम नाक भौं सिकोड़ने लगते हैं। मतलब कि हमारा संवेग दिखाई देने लगता है, और वो संवेग जब हमारा दिखाई देता है तो हमारा जो यह संवेग की जो क्रिया हमारी होती है वो अप्रियता को दर्शा देती है, क्योंकि संवेग हमारे चेहरे पे दिखाई दिया, लेकिन जो हमने शारीरिक क्रिया करी, मुंह को फेरा, थूका या नाक भौं सिकोड़ा, वो हमारी मूल प्रवृत्ति को दर्शाया, अर्थात उस व्यक्ति को ये बता दिया कि इस व्यक्ति से हम क्या करते हैं? नफरत करते हैं। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो बताती हैं कि हमारी मूल प्रवृत्ति कैसे काम करती है। तो मूल प्रवृत्ति का पक्ष होता है ज्ञानात्मक, मतलब पहले स्थिति का ज्ञान होता है, तब संवेगात्मक, तो स्थिति के कारण संवेग उत्पन्न होता है, और तब होता है आपका क्रियात्मक, हम संवेग के अनुसार ही कार्य को करते हैं। तो आज का यह चैप्टर मूल प्रवृत्ति यही समाप्त हुआ। अगर हमारा चैनल से जो भी वीडियो आपको प्रोवाइड होता है, अगर वो अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई प्रश्न आपके मन में हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। अगले वीडियो में हम इसके दूसरे पार्ट संवेग के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।